चार धाम ना जाएं। आपने बिल्कुल सही सुना, चार धाम ना जाएं। कौन से चार धाम? छोटे चार धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बड़े चार धाम तो आपको पता ही है कि बद्रीनाथ नॉर्थ में, साउथ में रामेश्वरम ज़बरदस्त, फिर द्वारका और पुरी। अब क्या है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इतनी भयानक भीड़ दोस्तों। पिछले साल रिकॉर्ड टूरिस्ट आए थे चार धाम में, रिकॉर्ड टूरिस्ट आए थे 40 लाख के करीब। इस बार 44 लाख के करीब। इस बार यह आंकड़ा 84 लाख तक जा सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो अभी ही ये 54 लाख आसानी से पार कर जाएगा। हम देख सकते हैं जो तस्वीरें, भयावह तस्वीरें आ रही है, लंबा जाम, यात्री, पैदल यात्री, केदारनाथ 18 किलोमीटर की ट्रैक वहां पे पड़े हुए हैं। ऊपर से येलो अलर्ट उत्तराखंड में, और मैं देख रहा था कि यमुनोत्री गंगोत्री में बारिश हो रही है, वहां पे फंसे हुए हैं। मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। हम एनालिसिस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, एक एक चीज हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग वी विल नो। तो सबसे पहले तो कैसे पहुंचते हैं चार धाम, हम सबको पता है। चार धाम पहुंचने के लिए फिर मैं आपको ईयर ऑन ईयर एनालिसिस दूंगा कि कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। देखिए, आप हरिद्वार से चार धाम की यात्रा शुरू होती है। अब यहां जैसे अभी तो मैं गया था, देहरादून ही गया था कुछ काम से, फिर मैं मसूरी भी आगे चला गया, तो बरकोट तक जाए आप, मसूरी से आगे ही बरकोट पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हरिद्वार से फिर आगे आगे जाते हुए आप बरकोट जाएं, जानकी चट्टी पहुंच गए, वहां से 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है यमुनोत्री धाम के लिए, बढ़िया है। अब उसके बाद वापस आएंगे आप बरकोट, समझ रहे हो? तो बरकोट जो है ये 30 किलोमीटर, ये देखिए यहां के लिए बरकोट जंक्शन है, ओके। 173 किलोमीटर है यमुनोत्री बरकोट से। फिर बरकोट से आप उत्तर काशी से निकलिए जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पे है। मेन आप यमुनोत्री से शुरू करेंगे, उसके बाद उत्तर काशी तक आइए 30 किलोमीटर, फिर उसके बाद 100 किलोमीटर और आपको जाना है, यानी कि हरिद्वार से 173 किलोमीटर आपका यमुनोत्री पड़ जाएगा, और यमुनोत्री से लगभग 130 किलोमीटर, उस 140 ही मान लीजिए, आपका गंगोत्री पड़ जाएगा। अब देखिए घुमावदार रास्ते होते तो टाइम लगेगा। फिर वापस आइए आप उत्तर काशी 100 किलोमीटर पहले। अब उत्तर काशी से 200 किलोमीटर आप गुप्त काशी में जाएंगे। गुप्त काशी से सोनप्रयाग 31 किलोमीटर पे, ज्यादा दूर नहीं है। 31 किलोमीटर से सोनप्रयाग में आपकी जो गाड़ियां हैं, ठीक है, वो पार्क होती हैं। उसके बाद गौरी कुंड तक प्राइवेट टैक्सी वहां पे चलती, प्राइवेट टैक्सी, सरकारी टैक्सी चलती, 50 रुपए किराया लेती है, वरना पैदल भी जा सकते हैं 5 किलोमीटर तक। और वहां से फिर 18 किलोमीटर का ट्रैक है केदारनाथ तक। हेलीकॉप्टर भी चलते हैं, फाटा से हेलीकॉप्टर भी आपको मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर आपको 1.5 किलोमीटर पहले छोड़ देगा, ठीक है, वहां से भी आपको ट्रैक करनी पड़ेगी, और फिर आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ। फिर केदारनाथ से वापस आइए आप यहां पे गुप्त काशी में। अब गुप्त काशी से फिर आप पीपलकोट, जोशीमठ, जो कि इस समय वो शहर धस गया है, फिर 45 किलोमीटर तक बद्रीनाथ। तो ये आपका इन टोटल अगर आप देखो तो, अगर आप आना जाना भी देख लो ना, तो लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर आपका हो गया। और इसमें आपके आराम से 15 दिन तो जाएंगे, 10 से 15 दिन तो आप मान के चलिए, ठीक है। ये तो बात होगी हमने ट्रैवलिंग की। कितने ट्रैवलर्स आए अभी इस साल? 80 लाख अगर आ गए, बहुत ही ज्यादा। पिछले साल 44 लाख आए थे। इससे पिछले साल सबसे ज्यादा ट्रैवलर्स 2021 में 2019 में 32 लाख के करीब आए थे। और उससे पहले 2019 से पहले ना 20-25 लाख ऐसे ही इसी हेरफेर में रहते थे। यानी कि एक तो जो ट्रैवलर्स है वो दोगुना बढ़ गए हैं, राइट? क्यों बढ़ गए हैं? सोशल मीडिया की वजह से। यही चार धाम पहले भी था। सोशल मीडिया ब्लॉगर्स, हर जगह आपको ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। एक ब्लॉग आप देखते हो इंस्टा पे, आप जब रील्स देखते हो तो आपको भी जाने का मन करता है, आप वहां पे जाओगे। बट कहता है ना, रील और रियल में बहुत बड़ा फर्क है। रील में तो आप कुछ देखते हो, जब आप रियल में जाते हो तो वहां पे असली मुसीबतों का सामना होता है। एक चीज समझिए, पहाड़ पे ना कुछ नियम होते हैं, आप समझ सकते हो। पहाड़ पे हमको नियम कानून से चलना पड़ेगा। जैसे पहाड़ में आप जब भी आप किसी भी पहाड़ी से पूछ लीजिएगा, जब आप बड़े पहाड़ों बुगियाल पे आप जाते हो ना,
तो वहां पे पहली बात, तेज आवाज नहीं करनी है, आपको चटक कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको बहुत ही शांति से जाना है, बहुत ही शांति से। आपको इज्जत करते हुए पेड़ मिले, नदी मिले, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको उसकी इज्जत करनी। अगर आप नहीं करेंगे तो देवता नाराज होते हैं। सारे देवता पहाड़ों पे बसते हैं, देवता नाराज होंगे। अब इसका साइंटिफिक क्या है? पहाड़ बहुत सेंसिटिव होते हैं, हैंगिंग ग्लेशियर्स जरा सी भी ध्वनि से इतने सेंसिटिव होते हैं वो नीचे आ सकते हैं। आपने एक चीज देखा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये बढ़ गए हैं, तो प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। जोशीमठ जैसा, जो अभी हमने आपको बताया, जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो जोशीमठ पड़ेगा, वो टाउन पूरा धंस गया है। 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है, रोडों को चौड़ी किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल खिलाफ है, नहीं काटने चाहिए पहाड़ी नियमों के। हमारे संत महात्माओं ने, आदि शंकराचार्य ने इतनी ऊपर जाके एक मठ बना दिया। याद समझिए, भक्त अलग है और घूमना अलग है, ब्लॉगिंग अलग है, हर एक चीज अलग है। इसका साइंटिफिक यही है कि आप बिल्कुल शांति से जाएं, इज्जत करें। देवता नाराज होने का मतलब यह है कि आप गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। लेकिन क्या आज ये पालन हो रहा है? देखिए, इसका एडवांटेज ये है, नो डाउट, कि यहां पे 10 लाख से ज्यादा लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड में इतना टूरिज्म आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों क्या ये टूरिज्म मैनेज हो पा रहा है? आप ये समझिए कि हमारे पहाड़ हैं, हेलीकॉप्टर दे दनादन, कितना कार्बन एमिशन होता है, कितना कार्बन एमिशन होता है। क्या हमको यूरोप से सीखना नहीं चाहिए? कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वही बता रहे थे कि यूरोप से सीखिए आप। मैं नाम भूल गया उस वीडियो का। तो यूरोप में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, उन्होंने टूरिस्ट पे कैप लगाई हुई है, ठीक है। हर एक चीज, वहां डीजल नहीं चलता है, सब बिजली से चल रहे हैं। तो क्या हमको पहाड़ों पे ये नहीं करना चाहिए? हिमालय तो वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव रीजन है। तो एक तो जो कार्बन एमिशन होता है, उसके बाद जो ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइस पोल्यूशन, बिजली, मैंने क्या बताया कि पहाड़ों पे बिल्कुल शांत, शोर नहीं, लाउड स्पीकर पे भजन बज रहे हैं, खिलाफ है ये नियमों के। और भजन क्या, ये भजन है? बॉलीवुड गाना लिया, उस पर आवाज चढ़ा दी, भजन है? मंत्र किधर है? मंत्र एक अलग चीज है, भजन ठीक है, लेकिन वो सब लाउड स्पीकर पे बज रहे हैं, जो कि पहाड़ों के खिलाफ है। तेज गड़गड़ाहट से हेलीकॉप्टर, भयानक भीड़, इतनी भीड़। सीवेज ट्रीटमेंट है, मल मूत्र कहां जाएगा? हमारी जिन नदियों को मां बोलते हैं उसी में तो जाएगा, उन्हीं नदियों में सब मिलेगा। बहुत अच्छा वीडियो था कल जो मैंने देखा, उसी में ही सब कुछ मिलेगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि प्लानिंग नहीं है यहाँ पे, मैनेजमेंट नहीं है, और ये आपको दिख रहा है। आप अभी जितने भी यात्री वापस आ रहे हैं ना, आप उनसे एक्सपीरियंस पूछ लीजिए। मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ ने तो दर्शन ही नहीं किए, इतनी ज्यादा भीड़, बेइंतहा भीड़। भाई वहां के पंडित बोल रहे हैं, जो पुरोहित हैं, कि भाई ये अनकंट्रोलेबल है, और भक्त है ही कहां। मैक्सिमम आपको कैमरे दिखेंगे, कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई कुत्ता ले जा रहा है, ये मजाक चल रहा है। आपने हमारे तीर्थ स्थानों को बना के मजाक बना दिया है एक तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जाइए, आप घूमने भी जाइए, लेकिन नियम कानून से जाइए, कायदे से जाइए, ठीक है। दूसरा ये जो 2 पॉइंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन, सीवेज ट्रीटमेंट, ऊपर से भीड़। अब देखिए जैसे क्या है कि अगर आप पहाड़ियों से भी जो वहां पर रोजगार दे रहे हैं ना, मतलब जिनको, जो इनसे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, जिनको फायदा हो रहा है, अगर आप उनसे भी पूछेंगे ना तो वो भी यही बोलेंगे कि बहुत ज्यादा भीड़ है, इतनी नहीं होनी चाहिए। हद से ज्यादा भीड़ का मतलब या तो आपका मैनेजमेंट इतना तगड़ा हो, सरकार तक मैनेज कर रहा है। अब इसमें किसको प्रॉब्लम हो रही है? यात्रियों को भी प्रॉब्लम हो रही है, यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, और प्रशासन को भी परेशानी हो रही है। प्राउड आप तब करो जब आप इस पूरी भीड़ को मैनेज कर लो, लेकिन हम अपने पहाड़ों के साथ कर क्या रहे हैं ये हमको सोचना चाहिए। हमने अपने पहाड़ों को बर्बाद कर दिया है, हमने अपनी नदियों को बर्बाद कर दिया है, और ये सब रिवर्स हो सकता है। अभी तो 4 धाम बिल्कुल ना जाएं, आप जाइए सितंबर अक्टूबर में जाइए,
जब अच्छा रहता, शांति रहती है, भीड़ कम आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर जाएं तो इन नियमों को ध्यान दें, और सरकार को भी ये समझना चाहिए कॉरपोरेट या ठेका या कैपिटलिज्म से हटे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाए, ठीक है। वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म इज ऑलवेज गुड। क्या करना चाहिए सरकार को? डॉक्टर कमलेश जोशी, जिन्होंने 2013 में बहुत अच्छा पेपर पब्लिश किया था और इसी पे ही उनकी पीएचडी, वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप टूरिज्म पे कैप लगाएं। मेरा भी मानना ये है कि देखिए, अब ये पिछले साल बोला था सरकार ने, बट इसका होता नहीं है, कोई भी जाके वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। पहली बात तो आप एक विंडो बना दें, एक असेसमेंट होना चाहिए कि 4 धाम में कितने यात्री एक समय में आ सकते हैं, जिसमें आसानी से दर्शन हो जाए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 4 धाम में 20 लाख यात्री आ सकते हैं, ठीक है। और अब जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हर जगह हमने निकाल लिया। मान लीजिए यमुनोत्री में 4 लाख आ सकते हैं, केदारनाथ में 8 लाख आ सकते हैं, तो ऐसा हमको होटल इतने ही, क्योंकि होटल भर जाएंगे भाई। KMVN के भी जो मतलब GMVN के भी जो मतलब जो टेंट्स हैं जो आपको रुकना, वो भी तो लिमिटेड ही है ना, वो भी तो। अब रूम ऐसे क्या होता है कि जैसे जो रूम आपको 2000 में मिलेगा वो पहुंच जाता है 10,000। यात्रियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, बहुत दिक्कत होती है, घोड़ा खच्चर नहीं जा पा रहे, हेलीकॉप्टर कैंसिल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लगाइए टूरिस्ट पे कैप, कि अगर 20 लाख है तो बस 20 लाख पे ही विंडो खुलेगी, उसके बाद बंद। इनफैक्ट आप कम ही कर दीजिए। अभी क्या, अभी विंडो बंद कर रखी है, लेकिन दोस्तों स्टिल बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं। तो पहले से 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले, ये एक आर्मी ऑफिसर बोल रहे थे कि अब तो इतनी बुरी हालत हो गई है, इतनी बुरी हालत हो गई है कि मतलब कोई यहां पे दर्शन करने तो जा ही नहीं रहे, गंदगी फैला रखी है, बहुत दिक्कत। एक बार वो जब चले जाते हैं उसके बाद फिर आप देखिए ना, तब बैंड बजती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, आप 20 लाख इतनी या जितना भी है आप इस पे कैप रख दीजिए, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन लीजिए ही नहीं। चेक होती है, आईडी चेक होती है, ठीक है ना। जिसकी आईडी नहीं है खत्म, एडवांस में आप बुक कराए, वहां जाके बुकिंग ऑनलाइन ही बुक करा ले, समझ रहे हो। वहां जाके बुक नहीं हो सकती, वो बुक उस केस में हो सकती है कि अगर कुछ पास बच गए हो, जैसे मान लीजिए 20 लाख या 18 लाख बुकिंग हुई, 2 लाख हो है तब कर लीजिए आप, वरना आपको फिर अगले बार के लिए वेट करना पड़ेगा। तो भले ही इसमें सरकार को ठीक है थोड़ा, लेकिन नुकसान होगा। नुकसान क्या, लेकिन कम से कम हमारे पहाड़ तो बचे रहेंगे और यात्रों के लिए बहुत यात्रा सुखद होगी। जो शरणार्थी आ रहे, जो मतलब जो तीर्थ यात्री जा रहे हैं वहां पे, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से उनको यात्रा होगी, एक्सपीरियंस अच्छा होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो कहता हूं व्लॉगर्स पे भी कैप लगा देनी चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो। अगर आप व्लॉगिंग करने जाते तो एक समय पे इतने ही व्लॉगर्स जो है वो आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। पिकनिक स्पॉट इसको ना बनाए, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। पिकनिक स्पॉट के लिए और भी बहुत सारी जगहें। देखिए ये 4 धाम यात्रा इतनी आसान नहीं होती है, आपको लगता है, लेकिन ये आसान नहीं है। ट्रैक करनी पड़ती है, बड़ा मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। अब तो खैर हेलीकॉप्टर चला दिए हैं, खैर मैं तो बिल्कुल नहीं ये इसको फेवर करता हूँ कि हेलीकॉप्टर से जाए। हालांकि मुझे जाना पड़ा था वैष्णो देवी, क्योंकि उसका रीज़न था कुछ ऐसी मेरे साथ घटना हो गई थी कि उसका कोई और चारा नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश करें तो पैदल ही जाएं। हाँ, अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तब तो फिर कोई चारा नहीं है, बट फिर भी उसको पिकनिक स्पॉट घूमने उमने ना जाए, कि घूमने कहीं और प्लान कर लो यार, गोवा प्लान कर लो, ठीक है, कहीं और शिमला प्लान कर लो, ठीक है। सिर्फ घूमने के लिए अगर आप जा रहे हो तो ये आप समझ लो कि वो मज़ा भी नहीं आएगा और बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो घूमने के लिए है ही नहीं। आप ये समझो कि जब जो हमारे संत हैं जिन्होंने 4 धाम यात्रा को पूरा मतलब बनाया, उन्होंने रुकने की वहाँ पे व्यवस्था बहुत कम की। क्या वो नहीं बना सकते थे? उनको पता था कि ये चीज़ वैसे ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक आध्यात्मिक जर्नी है जिसमें आपका विकास होगा, अंदरूनी विकास होगा, आप एक्सपीरियंस करोगे ज़बरदस्त। लेकिन भीड़ भाड़ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, सब बेकार। अब बोलेंगे अरे नहीं मज़ा आता है, फ्लो नहीं है, कुछ नहीं यार। खुद आप अपने आप से पूछो कितना मज़ा आता है। तो इसको पिकनिक स्पॉट ना बनाए। अगर आप दर्शन करने जा रहे हो, जेन्युइन दर्शन करने जा रहे हो तो ही जाएं, क्योंकि यात्रा इतनी आसान नहीं है, टफ यात्रा है। पहाड़ों पे वैसे ही सफर थोड़ा सा टफ रहता है, जाम में फंस गए, अभी देखो कितने किलोमीटर लंबा जाम लगा है, और आप कहाँ फोड़ फाड़ के चले जाओगे? रोड तो वही है, उसी रोड से ही जाना है। तो पहाड़ों पे जाम बहुत देर में क्लियर भी होता है, समझ रहे हो, इतनी तो पैदल चले जाओ। और कहीं बारिश आ गई, कहीं मौसम बदल गया, क्योंकि केदारनाथ का तो कभी भी मौसम बदल सकता है, भगवान शिव के ऊपर है वो, तो फिर लो और लेने के देने पड़ गए और एक्सपीरियंस खराब। उसके बाद यात्राओं को फिर डीजल पेट्रोल पर रोक लगानी चाहिए कहीं ना कहीं, मतलब कैपिंग होनी चाहिए
कि कितना ये डीजल पेट्रोल जो कार्बन एमिशन हो रहा है इसको भी देखना चाहिए। एक और यहाँ पे डॉक्टर कमलेश जोशी बताते हैं कि सिर्फ केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री ने और भी जो मंदिर है, बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, एक क्या कहते हैं ना कि वो बंटवारा होना चाहिए टूरिस्ट का। जैसे एक समय पे आप केदारनाथ ना जाए इतने सारे टूरिस्ट, कुछ डाइवर्ट हो जाए। आप समझ सकते हो कि अभी क्या है कि सबसे पहले केदारनाथ जाना है, नहीं, आधे टूरिस्ट इधर जाए आधे टूरिस्ट इधर जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, बट अगर ऐसा हो जाए ना तो बेटर है। तो यहां पे सरकार को इसका भी देखना चाहिए कि और भी जो मंदिर हैं उसको भी हम कैसे संवार सकते हैं या उसको भी हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मोस्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कैपिंग, क्योंकि आप एक लिमिटेड मतलब एक हद तक ही आप जो है वो मैनेज कर सकते हो, सरकार भी एक हद तक ही मैनेज कर सकती है। जब इतनी ज़्यादा भीड़ आएगी तो वो अनमैनेजेबल है, वो नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा रुक जाएं, वेट कर लें, उसके बाद आप जा सकते हैं, दर्शन करिए। और वैसे तो जैसे कबीर कहते थे, भगवान शिव तो आप बस सच्चे मन से उनको पुकारिए। अगर आप प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं, भगवानों के हिसाब से चल रहे हैं, तो घर पे भी आपको मिल जाएंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी। तो ये लेक्चर था। एक्चुअली जब मैं देखता हूँ ना ये सब तो मैं भी डर जाता हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है। एक अवेयरनेस है, थोड़ा सा